नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश ज्योतिष शिरोमणि शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि लास्ट कुछ वीडियोस से मैं आपको वर्ग कुंडली के बारे में बता रहा हूं कि ज्योतिष में जो वर्ग कुंडली होती हैं, उनकी स्टडी कैसे की जाती है। क्योंकि हर वर्ग कुंडली का अपना एक अलग महत्व है। जैसे D2 चार्ट है, होरा चार्ट है, उसका धन के लिए है, D3 चार्ट है, भाई-बहनों के लिए है, पराक्रम के लिए है। ऐसी संतान के लिए भी चार्ट बना हुआ है सप्तांशा। और ऐसे ही विवाह के लिए भी चार्ट बना हुआ है नवमांशा, जिसे D9 चार्ट भी बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क चार्ट हैं जो किसी पर्टिकुलर भाव की पूरा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे D9 चार्ट जो है वो सेवंथ भाव को पूरा एक्सप्लेन करता है D1 चार्ट के। तो D9 चार्ट क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे इसको देखते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि D9 चार्ट क्या है, कैसे इसको बनाया जाए और कैसे इसको प्रेडिक्ट किया जाए। तो सिंपल तरीका है। D9 चार्ट के लिए क्या है, D9 चार्ट के बारे में बता दूं आपको मैं। देखिए, एक भाव में एक भाव 30 डिग्री का होता है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, हम जानते हैं। 30 डिग्री को अगर आप 9 हिस्सों में डिवाइड कर दो, यानी 30 डिग्री बाई 9 कर दो, तो वैल्यू आती है 3 डिग्री 20 मिनट की। ये एक नवांश होता है। एक राशि में 9 नवांश हो गए, यानी एक भाव में 9 नवांश हो गए। क्योंकि एक भाव 30 डिग्री का है, उसका हमने 9 हिस्से कर दिए, तो एक भाव में 9 नवांश हो गए। तो 12 भाव में कितने हुए? 12 इंटू 9 108, 108 नवांश हो गए। इसलिए हम लोगों की जो माला इस्तेमाल करते हैं हम लोग पूजा में, वो 108 मनके की होती है, इसी बेस पे। तो नवांश का बहुत यूज है, बड़ा पवित्र चार्ट है ये वाला। और D1 चार्ट को जितनी महत्ता दी जाती है विक्षोभक बल पे, उतनी ही करीब करीब महत्ता D9 चार्ट को भी दी जाती है। तो D1 चार्ट अगर आप देखते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, तो साथ में नवांश चार्ट देखना अपना भूलें। अगर आप नवांश चार्ट को इग्नोर कर देते हैं, तो रिजल्ट्स आपके अच्छे नहीं आ पाएंगे। उसको भी देखना बहुत आवश्यक है। तो यही बताया कि एक राशि के 9 भाग कर देते हैं, मतलब एक भाव में जो राशि होती है उसके 9 भाग कर दिए। एक भाग जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, इसे एक नवांश बोलते हैं। इसकी विधि क्या है? बनाने की विधि बहुत सिंपल है। आप ये देखिए कि जब नवांश कुंडली आपको बनानी है, तो राशि आप चेक कीजिए कि राशि वो किस तत्व की है। हमारी 4 तत्व होते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि तत्व में मेष, सिंह, धनु राशि आती है। पृथ्वी तत्व में वृष, कन्या, मकर राशि आती है। वायु तत्व में मिथुन, तुला और कुंभ राशि आती है। जल तत्व में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि नजर आती है। तो ये हमको ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी राशि अग्नि तत्व की है, कौन सी राशि पृथ्वी की, कौन सी वायु की और कौन सी जल तत्व की है। ये पहले भी मैंने काफी अपने वीडियोस में पढ़ाया है, तो वो याद कर लीजिए। तो नवांश का क्रम क्या है? मान लीजिए कोई ग्रह आपका 3 डिग्री का है और वो मेष राशि में है। तो 3 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि वो पहले नवांश में है। क्योंकि एक नवांश हमारा 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक का होता है। मैं इसमें शायद आपको दिखा दूं चार्ट और टेबल वो वाली। अ, उसकी टेबल अगर है, हाँ ये देखिए, 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश होता है। तो कोई ग्रह अगर अग्नि राशि का है, मेष, सिंह, धनु राशि का है, 3 डिग्री का है, तो पहले नवांश में आता है। उस केस में क्या होगा कि जिस राशि में वो D1 चार्ट में है, उसी राशि में वो D9 चार्ट में भी जाता है। अगर वो मेष राशि में है, तो मेष राशि में ही जाए। अगर मेष, सिंह, धनु में है, ये ध्यान रखना है। अगर वो अग्नि तत्व राशि में है और पहले नवांश में है, तो वो D9 चार्ट में मेष राशि में जाएगा। ग्रह अग्नि तत्व राशि में है, चाहे मेष में है, चाहे सिंह में है, चाहे धनु में है, लेकिन 6 डिग्री का है, यानी 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट का दूसरा नवांश होता है, तो दूसरे नवांश में है। तो ऐसे में वो ग्रह नवांश कुंडली में वृषभ राशि में जाएगा। इसी प्रकार कोई ग्रह किसी कुंडली में, जन्म कुंडली में मेष, सिंह या धनु राशि में है, जो कि अग्नि राशि होती है, और वो 10 डिग्री का है,
तो वो तीसरा नवांश बन जाता है। तो तीसरे नवांश में 10 डिग्री का होने पे ऐसा ग्रह आपका मिथुन राशि में नवांश कुंडली में जाएगा। यानी कोई भी ग्रह अगर मेष सिंह धनु राशि में हो और तीसरे नवांश में हो, तो तीसरी राशि कौन सी होती है? मिथुन। मेष वृषभ मिथुन। ऐसी कोई भी ग्रह मेष सिंह धनु राशि में हो, अग्नि तत्व की राशि में हो, और वो चौथे नवांश में हो, तो चौथी राशि कौन सी होती है? कर्क। तो कर्क में जाएगा नवांश राशि में। इसी प्रकार आपको बाकी का भी निकालना है। अगर कोई ग्रह वृषभ, कन्या और मकर राशि में है और 3 डिग्री का है या 3 डिग्री 20 मिनट का है, तो वो मकर राशि से स्टार्ट होगा, 10 नंबर राशि से स्टार्ट होगा। ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद दूसरे नवांश में है और इन्हीं राशियों में है, वृष, कन्या या मकर राशि में, जन्म कुंडली में, तो 10 नंबर राशि के बाद कौन सी राशि आती है? 11 नंबर राशि। तो कुंभ से स्टार्ट होगा, कुंभ में जाएगा। कोई ग्रह तीसरे नवांश में है, 10 डिग्री का है, और वो पृथ्वी राशि में है, यानी वृष, कन्या या मकर राशि में है, और तीसरे नवांश में है, तो मकर से तीसरी राशि कौन सी हो गई? मीन। तो मीन राशि में जाएगा। इस प्रकार आप ये बना सकते हैं कुंडली को। जैसे मान लीजिए, आपको मैं से एग्जांपल देता हूं। जैसे ये टेबल आपने सामने आप रखिए। अब आप ये देखिए जन्म कुंडली में ग्रह कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। पहला तो ये आपको देखना है कि वो जिस राशि में बैठे हुए हैं वो अग्नि तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है, या जल तत्व की राशि है। अगर वो अग्नि तत्व की राशि है और वो पहले नवांश में है, यानी 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है जन्म कुंडली में, तो हमेशा नवांश में पहली राशि यानी मेष नंबर से स्टार्ट होगा। दूसरे नवांश में है तो वृषभ में आएगा, तीसरे नवांश में है तो मिथुन में आएगा, चौथे नवांश में है तो कर्क में आएगा। इसी प्रकार अगर वो ग्रह वृष, कन्या, मकर राशि में है और पहले नवांश में है, तो वो मकर राशि से स्टार्ट होगा। दूसरे में है तो मकर के बाद दूसरी राशि जो आती है कुंभ, तीसरे में है तो तीसरी राशि जो आती है मकर के बाद मीन। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। कोई ग्रह मिथुन, तुला या कुंभ राशि में है जन्म कुंडली के अंदर, पहले नवांश में है, तो स्टार्टिंग होगी तुला राशि से, तो वो नवांश में तुला राशि में आएगा। दूसरे नवांश में है तो नवांश में वो वृश्चिक राशि में आएगा, क्योंकि तुला के बाद वृश्चिक आती है, फिर वृश्चिक के बाद धनु आती है। इस तरीके से रिपीट होगा। तो ये था नवांश बनाने का तरीका। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि नवांश के 3 अधिदेव होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। एक होते हैं देव, एक होते हैं नर, एक होते हैं राक्षस। चर नवांश में कोई ग्रह हो तो वो देव कहलाता है, स्थिर नवांश में जो ग्रह होता है वो नर कहलाता है, और द्विस्वभाव नवांश में जो ग्रह होता है वो राक्षस कहलाता है। चर राशि कौन सी है, स्थिर राशि कौन सी है, द्विस्वभाव राशि कौन सी है, ये आपको पता है कि चर राशि 1, 5, 9 होती है। इस तरीके से राशियों का 1, 4, 7, 10 ये हमें पता है, क्योंकि हम उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर बांट लें, तो 1, 4, 5, 7 जो आपके आगे राशि 1, 4, 7, 10 वो आपकी चर राशि आ गई। उसके नीचे स्थिर राशि आ गई और उसके नीचे द्विस्वभाव राशि आ गई। तो आपको ये देखना है कि नवांश कुंडली में कौन सा कोई जो ग्रह है हमारा, जो हमारा जन्म कुंडली में जो ग्रह है वो ग्रह किस राशि में है, चर राशि में, स्थिर राशि में, या द्विस्वभाव राशि में, और जो नवांश में गया है वो सबको चेक करना है। जैसे मान लीजिए मंगल ग्रह आपका जन्म कुंडली में वृषभ राशि में है, और अगर वो नवांश कुंडली में मिथुन राशि में गया है, तो आपको ये चेक करना है कि नवांश कुंडली में वो जिस राशि में गया है मंगल, वो आपका चर राशि में गया है, स्थिर राशि में गया है, द्विस्वभाव राशि में। तो 3 नंबर राशि द्विस्वभाव राशि आपकी हो जाती है। 1, 2, 3 करके चर, स्थिर, द्विस्वभाव होता है। तो उसका द्विस्वभाव राशि में गया है, तो द्विस्वभाव राशि में अगर कोई ग्रह गया है तो उसका देवता राक्षस है। यानी अगर कोई ग्रह देव राशि में है, देव नवांश में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शांत प्रकृति का होता है, धर्मनिष्ठ होता है और धनी होता है। कोई मानव राशि में है, नर राशि में गया है, नर देवता जिसका है, तो नर देवता वाला जो होता है वो भी सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन वो देवता के बाद आता है, सेकंड नंबर आता है उसका। वो भी बहुत व्यवहारिक और सज्जन पुरुष होता है। और कोई राक्षस नवांश में, राक्षस उसमें गया है, देव आता है उस नवांश का, यानी द्विस्वभाव राशि में है नवांश में, तो राक्षस कहलाता है। वो पापी होता है, दुष्ट आत्मा होती है। ऐसे व्यक्ति बड़े अविवेकी होते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कई बार हिंसा भी करने लग जाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है कि आपका ग्रह
नवांश में, चर राशि में है, स्थिर राशि में है या त्रिस्वभाव राशि में है, और किस नवांश में, वो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर। तो देव, नर, राक्षस हर उसमें 3 रिपीट होते रहते हैं। पहला देव, फिर नर, फिर राक्षस, फिर देव, फिर नर, फिर राक्षस, फिर देव, नर, फिर राक्षस। तो 3 3 9, एक राशि के 9 भाग हो गए जैसे। तो ये आप समझ गए होंगे। D9 का जो यूज होता है वो ग्रहों की स्ट्रेंथ देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप हमेशा D1 चार्ट को देखिए और फिर D9 चार्ट को देखिए। अगर D1 चार्ट में कोई ग्रह कमजोर है लेकिन वो D9 में उच्च राशि में है, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कोई ग्रह D1 राशि में, D1 कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर नी, नीच राशि में हो या उच्च राशि में हो, मान लीजिए कोई ग्रह है, मंगल है, वो जन्म कुंडली में मकर राशि में बैठा है, तो वो उच्च का हुआ। लेकिन अगर वो D9 कुंडली में 4 नंबर राशि में चला गया तो वो नीच का हो गया, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं। तो D9 को भी देखना चाहिए आपको कि D1 के ग्रह की स्ट्रेंथ D9 में कहीं घटी तो नहीं है। कोई पर्टिकुलर ग्रह D9 में पाप कतरी में तो नहीं आ गया, या कोई D9 में जाके छठे, आठवें, 12वें भाव में तो नहीं चला गया, या नीच राशि में तो नहीं चला गया। तो वो देखना भी आपको बहुत आवश्यक है। वर्गोत्तम ग्रह बहुत बली होता है। अगर कोई ग्रह D1 चार्ट में यानी जन्म कुंडली में 4 नंबर राशि में बैठा है और नमांश में भी वो 4 नंबर राशि में गया, तो ऐसे में उस ग्रह को वर्गोत्तम कहते हैं। और वो धन प्रदान करने वाला होता है, उसकी दशा ऊंचाई प्रदान करने वाली हो। शुभ राशि में स्थित ग्रह बली होता है। अगर कोई ग्रह D9 चार्ट में गया लेकिन वो शुभ राशि में हो, शुभ राशि कौन सी होती है? गुरु और शुक्र की। तो अगर कोई ग्रह शुभ राशि में हो, गुरु या शुक्र की राशि में गया हो, नवांश में गया हो, तो वो ग्रह बली हो जाता है। D1 चार्ट में तो अच्छा बली नहीं है। D1 चार्ट में मान लिया ग्रह आपका कमजोर है, पाप ग्रहों से ग्रस्त है, छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा है, सूर्य से अस्त है, लेकिन D9 चार्ट में अगर वो शुभ ग्रह की राशि में चला गया तो वो थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यदि कोई ग्रह छठे, आठवें, 12वें भाव में है, जन्म कुंडली में सूर्य से अस्त है, पाप ग्रहों से ग्रस्त है, तो कमजोर हो गया। लेकिन इसके विपरीत यदि वो ग्रह नवांश कुंडली में केंद्र, त्रिकोण या लाभ भाव में चला जाए, कम से कम केंद्र त्रिकोण में चला जाए, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आपको D1 चार्ट के जो ग्रह हैं उनकी स्ट्रेंथ देखने के लिए भी D9 चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये थे D9 चार्ट को देखने के नियम। अब एक नियम मैं आपको और बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप कर लीजिए, कि हमेशा ये देखिए कि D9 के लगन में कौन सी राशि है। वो राशि कहीं D1 चार्ट के छठे, आठवें, 12वें भाव की तो नहीं। अगर ऐसा है तो अच्छा नहीं। अगर D1 के छठे भाव की राशि D9 चार्ट में आ गई है तो आपकी पत्नी बीमार रहेगी। अगर D1 के आठवें भाव की राशि D9 के लगन में आ गई है तो आपकी पत्नी या आपका स्पाउस हमेशा कलह करेगा। अगर D1 चार्ट के 12वें भाव की राशि आपके D9 चार्ट के लगन में आ गई है, तो ऐसे में आपका स्पाउस जो है वो धन का व्यय करेगा और हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर होंगे इस पे। तो वो भी देखना बहुत जरूरी है कि D9 के लगन में D1 की कौन सी राशि है। फिर देखते हैं कि D9 के लगन में शुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं। शुभ ग्रह बैठे हैं तो मजबूत हो गया, अशुभ ग्रह बैठे हैं तो कमजोर हो। फिर D9 के लग्नेश को देखते हैं। अगर D9 चार्ट में लगन में 3 नंबर राशि है तो लग्नेश हुआ बुध, तो बुध को देखेंगे कि वो नवांश कुंडली में केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो वो मजबूत हो गया। फिर D9 चार्ट में 7th लॉर्ड को देखेंगे कि उसकी स्थिति क्या है। D9 चार्ट के अंदर 7th भाव का स्वामी जो D9 चार्ट का बनता है वो केंद्र त्रिकोण में बैठा है या कहाँ बैठा है। 7th भाव में राशि देखेंगे कि वो राशि D1 चार्ट के कौन से भाव की राशि, 6, 8, 12 की तो नहीं। D9 के 7वें भाव में चेक करेंगे कहीं शुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं। अशुभ ग्रह बैठे हैं तो नेगेटिव पॉइंट, शुभ ग्रह बैठे हैं तो पॉजिटिव। और अगर D9 के 7वें भाव में कोई ग्रह बैठा ही ना हो तो उसके स्वामी की स्थिति देखेंगे कि उसका स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठा है, D9 में कहाँ बैठा है। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है तो पॉजिटिव पॉइंट, अगर कहीं और जगह बैठा है तो नेगेटिव। D9 में कारक देखेंगे, विवाह का कारक कौन होता है? शुक्र। तो शुक्र की स्थिति देखेंगे, अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है तो अच्छा, 6, 8, 12 में है तो अच्छा नहीं है, नेगेटिव हो जाता है। और D9 में कारक से सप्तम भाव देखेंगे कि सप्तम भाव में कौन सा बैठा है कारक से।
एक शुक्र होता है, तो डी9 चार्ट के अंदर शुक्र से सप्तम भाव को भी हम चेक करेंगे कि वहां पे कौन सी राशि है या वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है। अशुभ ग्रह बैठा है तो नेगेटिव, पॉजिटिव, शुभ ग्रह बैठा है तो पॉजिटिव। तो ये था डी9 को देखने का तरीका और डी9 को स्टडी करने का तरीका। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम लोग कुंडली अगर किसी ने दिखानी हो अपनी या मैच मेकिंग करानी हो शादी के लिए, तो उसके लिए दिए गए नंबर संपर्क कर सकते हैं। उसके एनालिसिस के लिए हम समय समय पर डिफरेंट क्लासेस भी चलाते रहते हैं। डिफरेंट क्लासेस से कोर्स हमारे पास हैं। अष्टक वर्क हो, टैरो कार्ड हो, न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, जो भी कोई कोर्स खरीदना चाहता है, रिकॉर्डिंग खरीदना चाहता है, तो वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।